गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल इंजीनियरिंग का जो पार्ट है, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स है ना, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है और इससे काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली यहाँ पर हमारा दो वर्ड्स को मिला के बना हुआ है। एक है हमारा थर्मे प्लस डायनामिक्स। थर्मे मीन्स होता है हीट एंड डायनामिक्स मीन्स पावर, मीन्स हीट इनटू पावर। अब है कि थर्मोडायनेमिक्स का अगर हम डिफिनीशन देना चाहेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स एक इंजीनियरिंग साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो होती है हमारे यूनिवर्स में वो नेवर क्रिएटेड नेवर डिस्ट्रॉयड, जिसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म, इसको हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स भी हमारा एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी को हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो इसमें जो एनर्जी जो ट्रांसफर होता है वो हमारा एक हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है वर्क में, है ना, या फिर वर्क भी कन्वर्ट होता है हीट में। तो ये वाइस वर्सा है कि हीट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक वर्क एनर्जी में। ये हीट एनर्जी को जनरली जो है ये है हीट एनर्जी जो है हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे कि हम बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, है ना, यानी कि फ्यूल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है स्टोर्ड, जिसको हम जला के हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उसी को हम कन्वर्ट करते हैं किसी एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग वर्क कहते हैं। अब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में? थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि जो एनर्जी है वो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। सब जो एनर्जी है वो मतलब इनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, जिसको हमें यूटिलाइज करना है। जैसे कि अगर हम लोग, हमारे पास डीजल है, पेट्रोल है, ये एक क्या है, फ्यूल है। इसके अंदर जो है केमिकल एनर्जी स्टोर, हाइड्रोकार्बन के रूप में जो केमिकल एनर्जी है वो स्टोर्ड है। इसको सिंपली अगर हम लोग इन्वायरमेंट में इसको अगर हम लोग बर्न करवा दें तो ये पूरा का पूरा जल जाएगा, हीट लिबरेट कर देगा। इससे हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर को भी वो हॉट कर देगा। साथ ही ये कभी कभी डेंजरस भी हो जाती है। तो फाइनली हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसको जलाने के बाद भी हम कुछ नहीं कर, हमें आउटपुट कुछ नहीं मिल पाया, है ना। लेकिन अगर इसी एनर्जी का जो यहाँ पर जलाने के बाद हमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, अगर हम इस हीट एनर्जी का किसी एक बेसिक फॉर्म में हम इसको यूटिलाइज कर लें, है ना कोई काम में अगर यूटिलाइज कर लें, तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है, आउटपुट है। तो इस इसका इम्पोर्टेंस आज के डेट में इसलिए भी और बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी फ्यूल से चलने वाले इंजन्स हैं, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, तो ये सब में जो एनर्जी का कन्वर्सन होता है वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है कोई एक पावर में, वर्क में, है ना। तो इसी को हम लोग स्टडी करते हैं अंडर थर्मोडायनेमिक्स में कि हम हाउ टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, कैसे हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो ये एनर्जी इंटरेक्शन है थर्मोडायनेमिक्स। तो जब हम इसकी स्टडी करने के लिए जाते हैं तो कुछ हमारे पास इसका बेसिक टर्म्स है जिसको हमें जानना होता है ना। तो जैसे कि इसका एक फर्स्ट टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। ठीक है।
थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? तो that it is a quantity of matter और ए रीजन इन स्पेस, मतलब ये किसी एक मैटर का क्वांटिटी होती है या कोई एक स्पेस होता है या कोई एक रीजन होता है अपॉन विच अटेंशन इज कॉन्सेंट्रेटेड, जिस पर हम लोग अपना अटेंशन जो है कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जिस चीज को हम स्टडी करने के लिए जाते हैं, सपोज कि हमारे पास कोई एक ऐसा डिवाइस है। अब जैसे मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक टरबाइन ही है, ठीक है। टरबाइन है, जैसे टरबाइन में हम लोग जानते हैं कि टरबाइन में जो हॉट फॉर्म ऑफ गैस होती है वो एंट्री करता है और यहाँ पर उसकी प्रेशर ड्रॉप होकर के वो लो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होके वो गैस बाहर आ जाता है और इसमें जो प्रेशर ड्रॉप होती है वो यहाँ पर हमें वर्क कन्वर्सन के रूप में प्राप्त होता है। तो अब इसमें कैसे क्या हुआ, यानी ये गैस अंदर जाने के बाद क्या अंदर में किया नहीं किया, हम सीधे देख रहे हैं कि यहाँ से एक हॉट फॉर्म ऑफ गैस हाई प्रेशर पे एंट्री किया और यहाँ से हमको एक लो प्रेशर पे गैस जो है आउट हो गया। लेकिन इसके अंदर में किस तरह का कन्वर्सन हुआ, क्या प्रोसेस हुआ, क्या कुछ हुआ, इसको अगर हम स्टडी करने चाहते हैं तो इसको हम लोग जैसे कि एक सेलेक्ट कर लिए कि हमको इस रीजन को या इस डिवाइस को हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो डेट्स कॉल्ड सिस्टम। यही हमारा क्या है, सिस्टम है। मतलब कोई भी एक ऐसा स्पेस, कोई भी ऐसा हमारा रीजन जिसमें हम लोग स्टडी करने के लिए हम उसको सेलेक्ट करते हैं, उसको हम अपना ऐसे कह सकते हैं कि इसको हम एक ऐसे रीजन को हम सेलेक्ट करते हैं जिस पर हमारा अटेंशन जो होता है वो इसी रीजन पे फोकस्ड होता है, दैट्स कॉल्ड सिस्टम। तो जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करने जाते हैं तो सबसे पहले हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी के अंदर जैसे कि ये हमको जब हॉट फॉर्म ऑफ गैस गया तो यहाँ पर उसके पास हीट ज्यादा था, यहाँ पर हीट क्या था, हाई था। यहाँ पर आकर के ये हीट इसका लो हो गया और यहाँ से हमको वर्क मिल गया। तो इसका मतलब है कि ये वर्क जो आया वो कहीं ना कहीं यही हीट एनर्जी हमारा कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी हीट और वर्क का इंटरेक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम इसको स्टडी करने के लिए ले लिए, दैट्स कॉल्ड सिस्टम, ठीक है। दूसरा टर्म होता है सराउंडिंग। अब है क्या कि सराउंडिंग किसको कहते हैं, तो एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम। जैसे कि हमारा कोई एक ये क्या है, सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम जिसको हम स्टडी के लिए कंसीडर किए हैं और इसको छोड़ करके एवरीथिंग आउटसाइड, यानी जो कुछ भी इस सिस्टम को छोड़ के जो कुछ भी बाहर में है, दैट्स कॉल्ड ये सराउंडिंग। यही हमारा क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा, है ना। तो इसको छोड़ के बाकी जो भी स्पेस हो गया, है ना, वो सब सराउंडिंग में आ जाता है। और ऐसा मतलब सरफेस, ये जैसे कि कहीं ना कहीं ये हमारा सराउंडिंग है और ये सिस्टम है, तो इस दोनों को डिवाइड करने वाला एक क्या है, यहाँ पर एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस ही है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है। तो डैश सरफेस या इसको लेयर भी कहते हैं, दैट्स कॉल्ड बाउंड्री, बाउंड्री लेयर या बाउंड्री सरफेस। ये हो गया जहां से सिस्टम और सराउंडिंग जो है ये दोनों सेपरेट होता है। अगर हम लोग सिस्टम और प्लस सराउंडिंग दोनों को अगर हम एक साथ कंसीडर कर लेंगे, दोनों को समेशन कर देंगे, तो ये बराबर हो जाता है हमारा यूनिवर्स का। यानी कि यूनिवर्स जो है ये सिस्टम और सराउंडिंग का एक कोरिलेटेड टर्म है, यूनिवर्स, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो टर्म है वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए हमें जैसे सिस्टम, पहले तो हमें सिस्टम मानना पड़ता है। सिस्टम अगर हम मान लिए तो उसके बाद उसके आउटसाइड जो कुछ भी है एवरीथिंग वो उसकी सराउंडिंग हो गई, है ना। तो अब सिस्टम कितने तरह का हो सकता है, तो सबसे पहला जैसे सिस्टम है वो है ओपन सिस्टम,
सिस्टम जो है वो हमारा तीन तरह का होता है, एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम, और तीसरा जो है आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम ओपन सिस्टम को समझते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक बाउंड्री लेयर के द्वारा सेपरेटेड है। ये हमारा सिस्टम हो गया, ये हमारा सराउंडिंग हो गया, ठीक है। इस पर हमें कंसंट्रेट करना है स्टडी करने के लिए। तो ओपन सिस्टम जो है उस प्रकार के सिस्टम को कहेंगे जिसमें कोई एक मास जो है, मास और प्लस एनर्जी, एनर्जी, ये दोनों जो है वो एंट्री लेगा और यहाँ से आउट भी होगा, है ना, मास प्लस एनर्जी। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर जो होता है, या कोई मैटर मतलब कोई पदार्थ हो गया, कोई एक मास वैल्यू हो गया जो कि हमारा इस सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस करता है। यानी कि कोई एक मास वैल्यू एंट्री लेगा और कोई एक मास वैल्यू आउट आउट भी करेगा, है ना। एनर्जी, अब जो भी पदार्थ इसमें या जो भी मैटर जाएगा उसके पास इस अपना कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा। सिस्टम में जाने के बाद हो सकता है अंदर में कुछ प्रोसेस होगा, उसका एनर्जी कन्वर्सन होगा, फिर कुछ एनर्जी कन्वर्ट होके एक दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज होगा, है ना। और जो कुछ भी चेंज होगा वो भी हमारा ये सिस्टम से क्या करेगा, आउट करेगा। अगर ये, तो इस तरह का सिस्टम जो है वो कहलाता है ओपन सिस्टम। सिंपल चीज है, ओपन सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच मास एंड एनर्जी या मैटर एंड एनर्जी क्रॉसेज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम के बाउंड्री में ये मैटर और एनर्जी दोनों का क्रॉसिंग होता है ना। अब इसमें कन्वर्सन है तो एनर्जी का हमारा कन्वर्सन हो सकता है कि ये एनर्जी अंदर जाने के बाद कन्वर्ट हुआ, कुछ यहाँ पर हमको वर्क मिला या वर्क लिया, जो कुछ भी हो, इंटरेक्शन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो वो तो होगा ही एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, और मैटर भी फ्लो करेगा, ठीक है। इसमें मैटर भी फ्लो करेगा। तो इस तरह के सिस्टम ओपन सिस्टम। इसका अगर हम एग्जांपल लेना चाहेंगे तो जैसे हमारा हो गया एयर कॉम्प्रेसर, एयर कॉम्प्रेसर हो गया, टरबाइन हो गया, है ना। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे ये हमारा एक टरबाइन है या कंप्रेसर है। अगर हमारा मान लीजिए ये कंप्रेसर है तो इसमें क्या करेगा, एयर जाएगा इसमें इनलेट, तो एयर जैसे कि हम एटमॉस्फेरिक एयर जाएगा कंप्रेसर के अंदर, एटमॉस्फेरिक एयर के पास अपना कुछ एनर्जी होगा, है ना। उसके बाद इस कंप्रेसर चलाने के लिए हम लोग को एक मैकेनिकल ड्राइव देते हैं, तो मैकेनिकल ड्राइव से कुछ वर्क दिए इसमें, है ना। और फाइनली यहाँ से हमको क्या मिल गया, कॉम्प्रेस्ड एयर हमको यहाँ से आउट हुआ। तो एयर को हम जब एंट्री लिया था उस समय उसकी कंडीशन जो है, उसके पास एनर्जी जो है वो कुछ और फॉर्म में था या कुछ और वैल्यू में था। अंदर जाने के बाद जो है जब हमको ये आउट हुआ तो फिर इसका एनर्जी कुछ और फॉर्म में हो रहा है, यानी यहाँ पर हम एनर्जी की मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमको इसका वैल्यू भी डिफरेंट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अंदर में ये क्या हुआ है, एक प्रोसेस हुआ है ना। तो एनर्जी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये वर्क भी हमारा कन्वर्ट होके एनर्जी को इंक्रीज किया, है ना। यहाँ पर प्रेशर एनर्जी बढ़ाया, और साथ में क्या हुआ कि एयर के पास मास भी है, यानी कि एयर एक तरह का मैटर भी है। ये मैटर अंदर गया और अंदर से बाहर भी आया, इसको हमने सिस्टम माना है। तो ये सिस्टम के बाउंड्री को ये एंट्री लिया और यहाँ से बाउंड्री से बाहर भी हुआ, तो एक तरह का ये क्या हो गया, ओपन सिस्टम हो गया। क्लोज सिस्टम हो गया कि क्लोज सिस्टम में कि इसमें जैसे कि ये हमारा सिस्टम हो गया और ये हमारा सराउंडिंग हो गया, ठीक है। तो ये क्लोज नाम से ही क्लियर है, क्लोज मतलब हो गया बंद। बंद मतलब हो गया कि इस सिस्टम में मैटर का जो फ्लो होगा वो नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई मैटर जो है बाउंड्री लेयर को क्रॉस नहीं करेगा। सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर हमारा एनर्जी जो है, एनर्जी का कन्वर्सन होगा। ओनली क्या होगा, एनर्जी यहाँ पर
कन्वर्सन होगा, कुछ एनर्जी इन किया, कुछ एनर्जी यहाँ से क्या हुआ, आउट हुआ, है ना। अंदर में जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन होना था वो हुआ। बट यहाँ पर कोई मैटर जो है, कोई फिजिकल जो मैटर होता है, जैसे एयर हो गया या फ्यूल हो गया या कोई गैस हो गया, वो ना तो इस सिस्टम के अंदर गया ना यहाँ से कुछ बाहर आया। यानी मैटर का फ्लो इसमें नहीं होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एनर्जी की ट्रांसफर होती है ना। अगर जैसे हम लोग बात कर ले कि जैसे मान लेते हैं कि प्रेशर कुकर की हम लोग बात करें, प्रेशर कुकर सिंपल चीज है, हम लोग किचन में देखते हैं। तो प्रेशर कुकर में क्या है कि हम लोग एक बार क्लोज कर दिए, इसमें फिक्स्ड मास, हाँ ये हम ये नहीं कहेंगे सिस्टम के अंदर मास नहीं होगा, ये गलत होगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर जो भी मास पहले से है वो फिक्स मास है। अब इसमें से ना तो हमको कोई मास बढ़ रहा है और ना ही इसमें से कुछ निकल रहा है, जो है वो अपना अंदर में। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर ही हम लोग पानी भर के अगर रख दिए, इसको चूल्हा पर हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या होगा कि इसको हम लोग हीट एनर्जी यहाँ से भेज रहे हैं, है ना। यहाँ पर अंदर में ये वाटर जो है वो गर्म होगा, हॉट होगा, धीरे धीरे अंदर की प्रेशर जो है वो बढ़ेगी, भापर में चेंज होगा वाटर, तो अंदर की प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी अंदर जा रहा है। लेकिन कोई बाहर से हम लोग वाटर अगर इस पे अगर हम लोग डालेंगे तो ये वाटर अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या है, बंद है ना। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल हो गया क्लोज सिस्टम का, कि एनर्जी तो जा रहा है बाउंड्री सरफेस के अंदर, लेकिन मास नहीं जा रहा है। ठीक है। जैसे हमारा हो गया कि जो आईसी इंजन का, या फिर हम लोग का ऐसे बोले तो कोई एक सिलेंडर पिस्टन में कोई फिक्स मास का जो प्रोसेस होता है ना, बिफोर इनलेट, मतलब इनलेट होने के बाद और एग्जॉस्ट से पहले, उस समय का जो प्रोसेस होता है, जिस समय इनलेट और आउटलेट दोनों भाग बंद होती है, उस समय ये एक तरह का क्लोज सिस्टम के जैसा वर्क करेगा, है ना। रेफ्रिजरेटर हो गया, ये भी एक तरह का क्या हो गया कि इसमें हम लोग रेफ्रिजरेंट को भर देते हैं, वही रेफ्रिजरेंट अपना बार बार सर्कुलेट होते रहता है, तो इसमें ना तो एक्स्ट्रा हम कुछ ऐड करते हैं ना उसमें से हम निकालते हैं, ओनली एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। दैट्स कॉल्ड क्लोज सिस्टम। ठीक है। थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम से क्या तात्पर्य है कि जैसे ये सिस्टम है और ये हमारा क्या है, सराउंडिंग है ना। तो ये सिस्टम आइसोलेटेड, एक सिस्टम हमारा आइसोलेटेड सिस्टम कहेगा, कहलाएगा कि जब इसमें ना ही एनर्जी की ट्रांसफर होगी और ना ही कोई मास ट्रांसफर होगा, नो एनर्जी एंड नो मास ट्रांसफर। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अंदर में जो कुछ भी हम लोग अपना सिस्टम के अंदर रख दिए हैं वो अपना अंदर में रखा हुआ है, इसमें कोई न तो बाहर का कोई एनर्जी इसमें अंदर जा रहा है और न ही बाहर से कोई एक मास कोई अंदर जा रहा है ना। कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, न एनर्जी से न मास से। अगर कोई न एनर्जी और न मास इस सिस्टम में अंदर गया न बाहर आया, तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि हम लोग एग्जांपल अगर हम इसका दें तो जैसे थर्मस, थर्मस में क्या है कि अगर हम लोग एक थर्मस ले लें और थर्मस में जैसे हम लोग गर्म पानी रख करके और इसको पूरी तरह से ढक्कन को क्या कर दे, सील कर दे, बंद कर दे, तो फिर हम क्या देखते हैं कि थर्मस का जो बॉडी भी होता है वो पूरा इंसुलेटेड होता है। यानी कि ये हॉट वाटर है, इसका हीट को न तो ये बाहर जाने देगा और न ही बाहर वाले हीट को अंदर आने देगा। तो ये एनर्जी को क्या कर रहा है, ब्लॉकेज कर रहा है ना। और उसके बाद अगर हम लोग इसमें से पानी भी ना तो इसमें लीक होके बह रहा है बाहर की ओर और न ही बाहर से हम लोग पानी को इसको अंदर की ओर डाल रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से बंद है। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल हो गया आइसोलेटेड सिस्टम का। ठीक है। इसके बाद जो है कि जैसे कभी कभी स्टडी करने के लिए ओपन सिस्टम के लिए हम लोग जाते हैं तो एक टर्म और आ जाता है, कंट्रोल वॉल्यूम, है ना।
तो जिस तरह से हम लोग सिस्टम किसी एक स्पेस, एक रीजन या एक डिवाइस जिस पर हमें स्टडी करना है उसको कंसीडर करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड सिस्टम। सिमिलरली कोई एक ऐसा स्पेस, यहाँ वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम मतलब ये हो गया कि कोई भी एक रीजन इन स्पेस अपॉन विच वी कॉन्सेंट्रेट फॉर द स्टडी, जिस पर हम लोग स्टडी करने के लिए, है ना, कोई एक आर्बिट्ररली हम लोग कोई एक जोन सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। कोई भी, आप जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एयर कंप्रेसर है, यहाँ पर एयर कंप्रेसर है, ठीक है। एयर कंप्रेसर को चलाने के लिए यहाँ पर एक कोई एक मोटर लगा हुआ है ना। इसमें अपना एक तरफ से एंट्री है, एक तरफ से इसका एग्जॉस्ट है ना। तो अब जैसे है कि हम इसको कोई एक स्पेस में, यानी कि एक 3D स्पेस वॉल्यूम के रूप में अगर हम लोग इसको अगर सेलेक्ट कर ले, इसको एक वॉल्यूम के रूप में हम क्या कर ले, सेलेक्ट कर ले, तो दैट्स कॉल्ड कंट्रोल वॉल्यूम, है ना। सिस्टम के जैसा ही है, मतलब कोई भी एक आर्बिट्ररली सेलेक्टेड जोन, और ये जो सरफेस है जो इसको सेपरेट कर रहा है सराउंडिंग से, इसको हम कहते हैं कंट्रोल सरफेस। तो ये चीज इसमें हो गया। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में तीनों तरह का, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। अब देखिए, हम जैसे है कि हर किसी चीज को हम जानने के लिए हम उसमें प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज एक ऐसा टर्म्स है जिसके थ्रू कोई भी सामान हो वो पहचाना जाता है, यानी कि उसकी गुण होती है ना। यानी कि कुछ हर एक सब्सटेंस के पास कुछ ना कुछ एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, जिससे उसकी फिजिकल कंडीशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। अब जैसे हमारा हो गया क्या कि अब जैसे सोना है उसमें चमक होती है, तो दैट्स प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड, वो उसकी प्रॉपर्टीज है। कोई आदमी को जैसे कि डांस करना अच्छा लगता है ना, या डांस उसका अच्छा है, यानी कि वो उसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। किसी को पढ़ाई करना अच्छा लगता है, पढ़ने में बहुत तेज है, उसका वो क्या है, एक प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज का सिंपली टर्म हो गया कि एवरी सिस्टम, है ना, या एवरी मैटर्स हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, उसके पास कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है बाय विच इट्स फिजिकल कंडीशन में बी डिस्क्राइब, जिससे उसकी फिजिकल कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो उस वही उसकी प्रॉपर्टीज कहलाती है ना। तो यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में भी जितने भी सिस्टम है, चाहे ओपन हो, क्लोज हो, आइसोलेट हो, है ना, या कोई भी एक डिवाइस जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में काम कर रहा है, तो उसके पास सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक होती है जिससे उसका हम फिजिकल कंडीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, है ना। तो जो जनरल प्रॉपर्टीज है, जैसे एग्जांपल हो गया कि उसका वॉल्यूम। अब कोई भी चीज का हम लोग वॉल्यूम देखते हैं, उसकी प्रेशर देखते हैं, उसकी टेम्परेचर देखते हैं, है ना। टेम्परेचर हो गया, तो ये सब क्या है, उस कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का ये सब एक प्रॉपर्टीज है। किसी का प्रेशर हाई है, किसी का टेम्परेचर लो है, कोई हायर वॉल्यूम पे है, लोअर वॉल्यूम पे है, तो ये सब उसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज है ना। और यही प्रॉपर्टीज का, यानी हम लोग कहेंगे ऐसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट स्टेट, डेफिनिट वैल्यू, डेफिनिट वैल्यू। कोई भी प्रॉपर्टीज का अगर डेफिनिट वैल्यू उसका स्टेट कहलाता है। कोई भी प्रॉपर्टीज का, जैसे हमारा प्रेशर है, तो अब हम लोग कह देंगे कि कोई एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसका प्रेशर जो है हमारा 5 पास्कल है, किलो पास्कल है। तो ये एक क्या हो गया, प्रेशर का एक फिक्स्ड वैल्यू हो गया, डेफिनिट वैल्यू हो गया, तो ये उसका कहलाता है स्टेट। कोई भी प्रॉपर्टीज का एक डेफिनिट वैल्यू उसकी स्टेट कहलाती
है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होता है उसको दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है। पहला भाग है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं, तो ऐसा थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास वैल्यू से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि उस प्रॉपर्टीज पर मास का कोई असर ना पड़े, वो मास से इंडिपेंडेंट हो। तो ऐसे सिस्टम का जो प्रॉपर्टीज होता है वो कहलाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में जैसे हमारा आता है प्रेशर, प्रेशर का कोई रिलेशन नहीं होता है मास से। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। डेंसिटी, ये भी क्या है कि ये भी मास से इंडिपेंडेंट है, ये भी हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी सिंपली मतलब हर एक वो प्रॉपर्टी जो मास से इंडिपेंडेंट हो, दैट्स कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, इटीसी और भी होता है। सेकेंड वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब ऐसा थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी विच इज डिपेंडेंट ऑन द मास, जो कि हमारा मास पर डिपेंडेंट हो, उस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे हमारा एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², उसमें मास आ गया। पोटेंशियल एनर्जी mgh, उसमें भी मास आ गया। तो ये भी क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या है, ये भी एक हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अगर हम लोग ज्यादा मास कोई भी सिस्टम में अगर लेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना, कम लेंगे वॉल्यूम घटेगा। कहीं ना कहीं ये भी मास डिपेंडेबल होता है ना। तो ये तो खास करके जो काफी पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में, वॉल्यूम क्या है, एक तरह का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। कोई भी एक मास हो गया, ये भी एक क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब हर एक प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करता हो वो उसका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाता है ना। उसके बाद अगर कोई एक ऐसा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इसे हम लोग बोलें कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर यूनिट मास, अगर इस तरह से अगर कोई लिख के हमको देता है कि कोई एक ऐसा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर यूनिट मास, दैट्स कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब वो क्या होगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को अगर हम मास से डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें तो मास टर्म है। अगर मास से डिवाइड कर देंगे तो मास मास कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वो क्या बन जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बन जाएगा, है ना। अब जैसे यहाँ पर अगर सीधा वॉल्यूम कहेगा तो वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, लेकिन वहीं पर कह देगा स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो पूछेगा स्पेसिफिक वॉल्यूम कौन सा प्रॉपर्टी है, तो हम लोग कहेंगे ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये एक क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। याद रखेंगे कि वॉल्यूम हमारा एक्सटेंसिव है बट स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा इंटेंसिव है, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर यूनिट मास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। उसी तरह जैसे इंथैल्पी हो गया, इंथैल्पी हमारा एक तरह का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इसे इंथैल्पी सीधे बोलेगा तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, लेकिन अगर स्पेसिफिक इंथैल्पी बोलेगा, स्पेसिफिक इंथैल्पी, तो ये हमारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। स्पेसिफिक इंथैल्पी मतलब इंथैल्पी पर यूनिट मास क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा।
इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टर्म जो होता है जैसे फेज, है ना। फेज जो है ये काफी सुनने को मिलता है। तो फेज क्या है, तो कोई भी ऐसा क्वांटिटी, है ना, जिसका जो केमिकल गुण है, यानी कि उस मैटर का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो थ्रू आउट सेम हो, बट फिजिकल कंडीशन जो होता है ना, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल स्ट्रक्चर दोनों ही इसका क्या हो कि एक सिमिलर पार्ट में हो, तो दैट्स कॉल्ड फेज। जैसे कि हमारा एक होता है सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैस फेज, है ना। जैसे अब सॉलिड है तो सॉलिड में अगर हम लोग पूरा देखेंगे तो उसका फिजिकल कंडीशन हर जगह एक ही जैसा दिखेगा, सॉलिड दिखेगा, यानी कि छूने में कठोर लगेगा, है ना, उसको हाथ से पकड़ सकते हैं, तो ये सब गुण हो गया। लिक्विड है तो अब लिक्विड के हम लोग किसी भी पार्ट में देखें तो उसका फिजिकल चीज लिक्विड जैसा ही है, हर जगह एक ही जैसा फिजिकल है ना। केमिकल भी सेम है कि सब कहीं ना कहीं वाटर का ही गुण है, ठीक है, पार्टिकल्स जो है वही है, तो वो कहलाता है उसका फेज, है ना। कोई भी चीज को हम जो क्लासिफाइड करते हैं सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैस फेज, है ना। तो अगर ये मतलब फेज ऐसा हो, यानी कि कोई एक ऐसा हमारा सिस्टम जिसमें सिंगल फेज हो, जिसमें क्या हो, सिंगल फेज हो, मतलब सॉलिड है तो पूरा सॉलिड ही है, लिक्विड है तो पूरा लिक्विड ही है, गैस है तो पूरा गैस ही है, तो दैट्स कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस सिस्टम। पूछेगा होमोजीनियस सिस्टम क्या है, तो एक ऐसा सिस्टम जिसका सिंगल फेज हो, होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। और मोर देन वन फेज, अगर एक से ज्यादा फेज हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस सिस्टम, कोई भी सिस्टम जिसका फेज एक से ज्यादा होगा तो हेट्रोजीनियस कहलाएगा, और एक ही फेज का होगा तो वो सिस्टम होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म पे हम लोग चलते हैं प्रोसेस, ठीक है, बहुत सुनने को मिलता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, तो अब जैसे कोई एक सिस्टम है ना, सिस्टम है, तो जब हमारा कोई भी सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर वो चेंज करता है, कोई भी सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में चेंज करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि अंडरगॉन ए प्रोसेस, यानी कि इसमें एक कोई ना कोई एक क्या हुआ है, प्रोसेस हुआ है। जैसे है कि अभी हमने कोई सिस्टम लिया, इसको हमने देखा कि अभी ये इसकी टेम्परेचर अंदर की कोई एक गैस है, टेम्परेचर 40 डिग्री C है, इसको हमने छोड़ दिया है, कुछ देर अपना ये इंटरेक्शन कर रहा है सराउंडिंग के साथ, बाद में हम लोग देखते हैं कि इसका 40 से टेम्परेचर ड्रॉप होके 20 डिग्री C पे आ गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 40 से जो 20 हुआ है, इसका मतलब इट अंडरगॉन ए सर्टेन प्रोसेस, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हुआ है, प्रोसेस हुआ है, ठीक है। प्रोसेस को अगर हम लोग क्लासिफाइड करते हैं तो प्रोसेस को जनरली हम करते हैं, तो जैसे पहला होता है रिवर्जिबल प्रोसेस, रिवर्जिबल प्रोसेस, दूसरा होता है इरिवर्जिबल, इरिवर्जिबल प्रोसेस, तीसरा होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। रिवर्जिबल प्रोसेस किसको कहते हैं, तो इसमें ये एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, विच कैन बी रिवर्स इटसेल्फ, जिसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, मतलब उल्टा कर सकते हैं, यानी कि जिस प्रोसेस जो है जैसे हुआ है वैसे ही हम उसको वापस फिर अपने पोजीशन में ला देंगे, मतलब इट कैन बी रिवर्स्ड, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं,
यानी कि उसके इनिशियल पोजीशन में जैसा था वैसा पोजीशन में हम ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि हमने एक ये क्या है, स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है। हमने क्या किया कि यहाँ पर स्प्रिंग पर फोर्स लगाया तो देखा कि यहाँ पर स्प्रिंग क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, ठीक है, कंप्रेस हो गया क्योंकि हमने इस पर फोर्स लगाया है ना। फिर इसको अगर हम लोग यहाँ के बाद अगर फिर रिलीज करते यानी कि फोर्स को हटाते हैं तो हम देखते हैं कि ये वापस जो है अपने जगह पर चला गया, क्योंकि जिस समय हम इसको फोर्स लगाए उस समय इसमें इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुआ था, इसके अगेंस्ट हमने वर्क किया और फिर जैसे ही हमने छोड़ा तो वो वापस अपना वो जो स्टोर एनर्जी है उसका यूज जो है उसको फिर से उसी पोजीशन में लाने के लिए वो यूज कर लिया। मतलब ये हो गया कि दिस प्रोसेस कैन बी रिवर्स। इसको अगर हम ऐसे यहाँ पर पोजीशन से खिसका दिए हैं तो छोड़ेंगे तो फिर वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड रिवर्जिबल प्रोसेस, यानी कि ऐसा प्रोसेस जो कि रिवर्स हो सकता है कंप्लीटली इन ऑल डिटेल्स। ये नहीं कि अभी जो है यहाँ पर जो जो पोजीशन था, अब जब रिवर्स किए प्रोसेस तो ये पोजीशन पे नहीं आया, इस पोजीशन पे अगर से अलग चला गया या दूर चला गया या और कम हो गया तो फिर वो रिवर्जिबल नहीं हुआ। रिवर्जिबल का मतलब ये हो गया कि कंप्लीटली जैसा उसका पहला सिचुएशन था प्रोसेस हुआ, लेकिन प्रोसेस के बाद भी उसका पोजीशन सिचुएशन हर तरह का कंडीशन जैसा पहले था वैसे ही आकर के स्टोर हो गया। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिवर्जिबल प्रोसेस, ठीक है। जैसे कोई स्प्रिंग का एक्सटेंशन, ये एग्जांपल हो गया। दूसरा चीज है कि अगर जैसे हम लोग सिलेंडर है, सिलेंडर में पिस्टन है ना। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि अंदर जैसे कि कोई गैस है, इसको हम लोग ऊपर जब पिस्टन को ले जाएंगे तो ये गैस जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, है ना। और फिर वापस छोड़ेंगे तो ये गैस जो है वापस इस पिस्टन को धक्का दे करके अपने पोजीशन पे ला देगा, है ना। लेकिन ये जो पिस्टन का मूवमेंट है ये बिल्कुल ही फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्जिबल प्रोसेस। ये भी एक क्या है, रिवर्जिबल प्रोसेस है। यानी फ्रिक्शन लेस मूवमेंट ऑफ पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर इज कॉल्ड रिवर्जिबल प्रोसेस। हालांकि ये रिवर्जिबल प्रोसेस जो है प्रैक्टिकली लाइफ में इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि हर ऑल रिस्पेक्ट में सेम नहीं हो सकता है। अगर एक बार प्रोसेस हो गया तो रिवर्स होने के बाद भी हर चीज सेम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए प्रैक्टिकली लाइफ में रिवर्जिबल प्रोसेस इम्पॉसिबल है, बट स्टडी करने के लिए हम लोग रिवर्जिबल प्रोसेस को ही मान के स्टडी करते हैं कि नहीं, हमने जो प्रोसेस किया वो वापस रिवर्स होके फिर से अपने पोजीशन पर रीस्टोर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास सेकेंड वन जो प्रोसेस है वो है इरिवर्जिबल। इरिवर्जिबल, इरिवर्जिबल क्या है, तो इरिवर्जिबल प्रोसेस कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसको हमने प्रोसेस हुआ बट इट कैन नॉट बी रीस्टोर्ड, इसको हम वापस फिर से रीस्टोर्ड नहीं कर सकते हैं उसी पोजीशन में, उसी फिजिकल कंडीशन में, उसी केमिकल कंडीशन में उसको हम रीस्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा प्रोसेस इरिवर्जिबल प्रोसेस कहलाता है। जैसे कि हमने का एक पेपर लिया, पेपर को हमने क्या कर दिया, बर्न कर दिया, जला दिया। तो अब एक बार पेपर अगर जल गया तो फिर दोबारा उस जला हुआ यानी वो राख बन गया, उस राख से हम दोबारा पेपर जो है उसी तरह का पेपर, वही पेपर पे जो लिखा हुआ था वो चीज हम दोबारा उससे अब तैयार नहीं कर सकते, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो दैट्स कॉल्ड इरिवर्जिबल। जैसे हम लोग का एज ह्यूमन का एज, हम लोग अगर कोई व्यक्ति अगर 20 ईयर का हो गया है, अगर वो वापस अब फिर से बच्चा मतलब 5 साल का होना चाहेगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा एज जो बढ़ गया वो बढ़ गया, वो वापस रीस्टोर नहीं हो सकता है। तो दैट्स कॉल्ड, ये भी एक जो प्रोसेस हुआ है ये भी एक इरिवर्जिबल प्रोसेस हो गया।
है ना। थर्मोडायनेमिक्स में जैसे फ्री एक्सपेंशन, अगर कोई एक फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होता है कि जैसे दो चैम्बर दिए, एक चैम्बर में पूरा गैस भरा हुआ है और दूसरा चैम्बर पूरा वैक्यूम है, इसमें हम लोग प्लेट को हटा देंगे तो ये गैस इसमें एक्सपेंड करेगा और ये पूरा भर लेगा, तो इस तरह के एक्सपेंशन को फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। अब हम वापस चाहेंगे कि ये गैस इसमें से फिर से वैक्यूम होकर के सेम पाथ से वो अगर अपना फिर से इसी पोजीशन में आ जाए तो वो इम्पॉसिबल है, दैट्स इरिवर्सिबल प्रोसेस। तीसरा होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हम लोग कहते हैं कि इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस अंडर इनफाइनाइटली ड्राइविंग फोर्स। यानी कि ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इनफाइनाइटली ड्राइविंग फोर्स चाहे हम कितना भी लगा दें, लेकिन प्रोसेस इतना स्लो होता है कि हमें इवन की पता भी नहीं चलता है कि प्रोसेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है ना। अब जैसे है कि हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर एक सिलेंडर में पिस्टन पिस्टन एक तरह का है ना, इसको इस पर हम क्या कर दिए कि एकदम छोटा छोटा टुकड़ा का हजारों लाखों टुकड़ा ला करके इस पर हम लोग क्या कर दिए, डाल दिए। तो अभी जब तक इस पर लाखों टुकड़ा इस पर जमा है तो ये कहीं ना कहीं एक कलेक्टिवली इसको फोर्स लगा रहा है नीचे की ओर, है ना, कंप्रेस किए हुए एयर को। हम इसमें से क्या करेंगे कि छोटा छोटा टुकड़ा है, एक एक करके, अगर मान लीजिए एक लाख इस पर पार्टिकल्स है, इसमें से एक पार्टिकल को हम हटा ही देंगे तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि ये पिस्टन यहाँ से कुछ हल्का हुआ भी है कि ये नहीं हुआ है। तो फिर एक हटाएंगे, दो हटाएंगे, है ना, तो बहुत ही ये स्लो प्रोसेस होता है। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टर्म है हमारा थर्मोडायनामिक साइकिल। थर्मोडायनामिक साइकिल, है ना। तो थर्मोडायनामिक साइकिल क्या है, तो ये हमारा ए सीरीज ऑफ प्रोसेस है, ए सीरीज ऑफ प्रोसेस, है ना। यानी कि इसमें हम लोग नंबर ऑफ प्रोसेस से गुजरते हैं और ये नंबर ऑफ प्रोसेस को पुट टुगेदर एक साथ हम लोग पुट करते हैं। अगर वो उसका फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट अगर सेम हो जाती है तो वो एक साइकिल कहलाता है। जैसे कि हमने एक प्रोसेस किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दूसरा प्रोसेस हो गया हमको यहाँ तक, है ना, तीसरा हो गया हमको यहाँ तक, चौथा हो गया हमको यहाँ तक, फिर चला गया, पांचवा यहाँ तक हो गया और फिर यहाँ तक ये हो गया, है ना। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोसेस 1 से 2 हुआ, 2 से फिर 3 हुआ, 3 से 4 भी एक प्रोसेस है, 4 से 5 भी एक प्रोसेस है, 5 से 6 भी एक प्रोसेस है और 6 से 1 भी एक प्रोसेस है। तो ये सीरीज ऑफ प्रोसेस को जब हम लोग एक साथ पुट करते हैं और इस प्रकार से पुट करते हैं कि इसका फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट अगर दोनों सेम हो जाती है तो ये पूरा सीरीज ऑफ प्रोसेस जो है वो एक साइकिल कहलाता है, ये एक थर्मोडायनेमिक साइकिल कहलाता है। ठीक है। तो इसमें सिंपल सी याद रखेंगे कि थर्मोडायनेमिक साइकिल में फाइनल और इनिशियल स्टेट सेम होता है तभी ये साइकिल बनेगा। नेक्स्ट टर्म होता है जैसे पाथ। अब कोई हमारा यहाँ से 1 से 2 प्रोसेस हुआ है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर था 100 डिग्री C, है ना, कुछ हम लोग इसको सराउंडिंग से इंटरेक्ट होने दिए, एनर्जी का ट्रांसफर होने दिए और अभी हमारा है यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस। तो कहीं ना कहीं यहाँ टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, तो एक प्रोसेस हुआ है ना। तो ये प्रोसेस जिस पाथ से हुआ, अब ऐसा नहीं है कि 100 था अभी और अगले ही क्षण में 40 हो गया, नहीं,
100 से पहले 99 हुआ होगा, 98 हुआ होगा, 97 हुआ होगा। इस तरह से वो घटते घटते तब जा करके अभी हम लोग मतलब ऑब्जर्व किए हैं तो 40 डिग्री सेल्सियस मिला। तो ये मतलब ये हो गया कि ये नंबर ऑफ स्टेट हो गया। अब कोई कहेगा कि पहले 100 से 99 नहीं हुआ, 100 से पहले 99.9 हुआ होगा, 99.8 हुआ होगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ, है ना। तो जैसे हम अभी बता दिए कि कोई भी प्रॉपर्टीज का फिक्स्ड वैल्यू उसका स्टेट कहलाता है। जैसे 100 डिग्री सी टेम्परेचर उसका एक स्टेट था, 40 डिग्री सेल्सियस उसका एक स्टेट है। तो 100 से 40 डिग्री के बीच में पूछेगा कितना स्टेट है, हम कहेंगे इसके बीच में इनफाइनाइट स्टेट है। ठीक है ना। ये नहीं कि हम इसको घटा के कह देंगे कि 100 से 99 हुआ, फिर 98 हुआ, 97 हुआ, नहीं। वो 99.9 भी हुआ होगा, है ना, और भी फ्रैक्शन में जाएंगे तो और भी हुआ होगा। तो वो सब वैल्यू उसका स्टेट है। तो हम यहाँ पर सीधा वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इसके बीच में कितना स्टेट है। हम कहेंगे कि कोई भी एक प्रोसेस जो होता है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट होता है। ठीक है। तो उस इनफाइनाइट नंबर स्टेट को जब हम लोग किसी एक लाइन से ड्रॉ करते हैं तो यही उसका क्या कहलाता है, पाथ कहलाता है। यही उसका क्या है, पाथ मीन्स रास्ता। ये जिस स्टेट से होकर के ये गुजरा है प्रोसेस, वो उसका पाथ कहलाता है। ठीक है। इसके बाद है कि यहाँ पर कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं, जैसे कुछ जो प्रोसेस होता है जिसमें दो तरह का प्रोसेस का जो फंक्शन होता है, दो तरह का होता है। एक हमारा पाथ फंक्शन होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो हम सीधे स्टेट चेंज को देखते हैं, कैसे चेंज हुआ उस पर हमारा फोकस नहीं हुआ। जैसे 100 से 40 डिग्री हुआ, तो अब इसको इतना होने में कितना समय लग गया, है ना, उसके बीच में क्या क्या हुआ था, नहीं हुआ था। तो ये सब हम लोग हीट मास ट्रांसफर में स्टडी करते हैं। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डायरेक्ट सीधे स्टडी करते हैं। यहाँ पर 100 है, यहाँ 40 है। अब 100 से जो 40 हुआ तो अब इसके बीच में जो हमको अब एनर्जी जो मतलब यहाँ पर जो ट्रांसफर हुआ है, यानी एनर्जी का यहाँ कन्वर्सन हुआ है, वो किस में हुआ, कितना हुआ, बस यही कैलकुलेशन हम करके हम इस पे ये नहीं कंडीशन देखते हैं कि इसको समय कितना लगा, इसकी क्वालिटी क्या रही होगी, अभी क्या क्वालिटी है, ये सब हम हीट मास ट्रांसफर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन दो तरह का होता है, एक पाथ फंक्शन होता है। तो कुछ ऐसा मतलब प्रोसेस जो कि पाथ पे निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि उसका प्रोसेस वैल्यू का जो वैल्यू है वो पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा हीट हो गया, वर्क हो गया, ये सब ऐसा प्रोसेस क्वांटिटी है जिसमें जो कि हमारा पाथ पे निर्भर करता है। अगर उसका पाथ चेंज करेगा तो हीट चेंज करेगा, वर्क उसका पाथ चेंज करेगा तो वर्क भी चेंज करेगा। यानी कि इसकी ये क्वांटिटी जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का जो डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल होता है, वो इन एग्जैक्ट होता है। याद रखेंगे कि इसका अगर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे पाथ फंक्शन का तो वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। दूसरा होता है पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन में क्या है कि ये फंक्शंस जो है वो मतलब फिजिकली ये जो पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये हो गया कि पॉइंट फंक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, पाथ से ये इंडिपेंडेंट होता है। इसको डायरेक्ट मतलब होता है इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट से। जैसे इनिशियल पॉइंट पे 100 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल पॉइंट पे 40 डिग्री सेल्सियस है, तो पूछेगा चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, तो 100 माइनस 40 60 डिग्री टेम्परेचर चेंज हुआ। तो यहाँ पर टेम्परेचर का जो चेंज हुआ 60 डिग्री का हुआ, तो ये टेम्परेचर क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। उसको इससे 100 से 40 कैसे हुआ
इससे इसको कोई मतलब नहीं होता है ऐसे क्वांटिटी को, तो वो उस कहलाता है पॉइंट फंक्शन। तो पॉइंट फंक्शन में जितना भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। तो ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है, और इसका जो डिफरेंशियल होता है वो एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट या परफेक्ट। ठीक है, पॉइंट फंक्शन का डिफरेंशियल एग्जैक्ट या परफेक्ट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। जितना भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है वो सब के सब पॉइंट फंक्शन है। यानी जो भी पॉइंट फंक्शन है उसका अगर हम लोग साइक्लिक इंटीग्रल करें, जैसे वॉल्यूम का साइक्लिक इंटीग्रल क्या होगा, जीरो होगा। साइक्लिक इंटीग्रल प्रेशर का करेंगे, जीरो होगा। साइक्लिक इंटीग्रल टेम्परेचर का करेंगे, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होता है, साइकिल है तो साइकिल में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है, तभी वो थर्मोडायनेमिक साइकिल हुआ। और अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो उसका चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होने की वजह से उसकी चेंज इन प्रॉपर्टीज जो होती है वो जीरो होता है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के में जितने भी कुछ टर्म्स थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी किए।